का ये समीकरण देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो द्विघात समीकरण था। इसमें d निकाला था जिसे विविक्तिकर कहते हैं, और ये विविक्तिकर जो है ये निर्धारित करता है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। अभी लक्षण आते कहां से? क्योंकि द्विघात सूत्र ये था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटा, तो इसके दो मूल निकलते थे, एक को अल्फा कहते थे, मुझे याद आ रहा है, और एक को बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा है, इसमें अगर डी का मान 0 हो जाए, विविक्तिकर 0 हो जाए, तो समीकरण के मूल जो है वो माइनस बी बटा 2 है, माइनस बी बटा 2 एक समान हो जाएंगे। ये नहीं, अगर डी 0 हो गया, यदि डी बराबर अल्फा बराबर डी 0 लोगे कितना होगा? माइनस बी बटा 2, और बीटा बराबर डी 0 लोगे तो भी माइनस बी बटा। तो आप देख रहे हैं अल्फा किसके बराबर आता है, यानी समीकरण के मूल बराबर समान है। कब? जब डी का मान, तो ये मूलों के लक्षण आएंगे। पहला, यदि विविक्तिकर विविक्तिकर यानी डी बराबर 0, तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, क्योंकि हम तो वास्तविक संख्याओं में ही मान निकालते हैं। पता कैसे होंगे? समान या बराबर। एक बात तो ये होगी कि अगर विविक्तिकर 0 आ जाए तो समीकरण के मूल बराबर होंगे या वास्तविक तो होंगे। मान लो डी जो है लेस देन 0, लेस देन 0 के बारे में हमने बात की थी कि जो चीजें 0 से छोटी होती है कैसी होती है? ऋणात्मक। कल बताया था कि यदि कोई राशि 0 से छोटी है तो वो ऋणात्मक। तो ये 0 से छोटी है कौन? विविक्तिकर, यानी विविक्तिकर का मान ऋणात्मक। अगर विविक्तिकर का मान ऋणात्मक हो गया तो वर्गमूल में लिखा है विविक्तिकर, तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक आ जाएगा। ऐसी स्थिति आपने अध्ययन नहीं की इसमें वर्गमूल में ऋणात्मक आता हो, देखिए अध्ययन कोई नहीं। तो याद रखिए किसी भी संख्या के वर्गमूल में कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर x बराबर मान लीजिए वर्गमूल में ऋणात्मक आ भी गया तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, या वर्गमूल निकल जाएगा वर्ग बच जाएगा। x की घात 2 बराबर -4। क्या संभव है कि किसी, यानी x की घात 2 का मतलब x गुणा x बराबर -4 किसी धनात्मक संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो जाए? कैसे हो जाएगा? प्लस की संख्या को गुणा करोगे प्लस से तो प्लस आएगा, और माइनस की संख्या को माइनस से गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा। ऋणात्मक कैसे आ गया? यानी वास्तविक संख्याओं के लिए यह स्थिति संभव नहीं है, यानी समीकरण के मूल संभव नहीं। कब? जब विविक्तिकर का मान ऋणात्मक होगा, तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल संभव हो, या वास्तविक मूल संभव नहीं। बात समझ में आ गई? अब स्थिति नंबर 3,
यदि डी का मान 0 से बड़ा है, यानी विविक्तिकर कैसा है? अगर विविक्तिकर धनात्मक हो तो डी का कुछ ना कुछ मान निकल जाएगा। वो मान या तो धनात्मक है तो एक बार प्लस का निशान लोगे और एक बार तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। तो यदि डी का मान धनात्मक है तो समीकरण के दो मूल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, यानी असमान होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे, और साथ साथ वास्तविक तो होंगे। तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा कैसे होंगे? समान होंगे या बराबर नहीं। ये आपको याद रखिए तीन बातें जिसके आधार पे सवाल है। कैसे हल होंगे? देखिए, सबसे पहले ये बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसे हमें हल करना, केवल इतना लिखा है कि इसे हल कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना ये बताया कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, केवल आपसे हल करने के लिए कहते हैं। मार्कर नहीं कुछ दूसरा है। इनका ले लेते हैं एलसीएम। हल करने के लिए एलसीएम को लेने पड़ेगा। इसका एलसीएम आएगा x + 4 गुणा x माइनस, तो दोनों को गुणा करके लिखोगे तो क्या होगा? x + 4 से भाग करो, क्या बचेगा? x - 7 के 1 से गुणा करो। ये ऐसे समझ लो कि जब एलसीएम लेते हैं दोनों को गुणा करके लिख देते हैं। इधर वाले की इधर गुणा हो जाएगी, माइनस अपनी जगह आएगा और इधर वाले की इधर। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसे x - 7 से गुणा भाग कर लेते हैं, इसे x - 4 से गुणा भाग कर लेते हैं। भाई इसके नीचे x + 4 लिखा है तो इसे x + 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और यहाँ x - 7 लिखा ऊपर नीचे x - 7 से करो। एलसीएम आ जाएगा x + 4 गुणा x - 7, कितना आएगा? x - 7 माइनस x + 4। मतलब क्या है कहने का? मान लो ये लिखा है हमारे पास x + 4 माइनस 1/4, तो इसे x + 4 को x - 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, और x - 7 को x + 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो अब तो एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों का एक समान होगा। x - 4 गुणा x + 4 गुणा x - 7 तो क्या बचेगा? x - 7 माइनस x + 4। ये समझाने के लिए, ठीक है? यहाँ ये दोनों गुणा करके इनको एलसीएम लेने के लिए इसको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, ये माइनस का निशान खोलो ब्रैकेट। x - 7 माइनस x प्लस माइनस बटे इनकी भी गुणा कर लो। x की पहले x से गुणा होगी, तो माइनस 7x 4 से गुणा करो, 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 बराबर 11 बटे। कितना आ जाएगा भैया? x से x तो कट गया, प्लस x माइनस x, माइनस 7 माइनस 4 कितना होगा? माइनस 11 बटे x की घात 2 माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटे। तिरछी गुणा कर लो, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, 11 गुणा
बराबर 30 गुणा 11 वो भी, तो 11 से 11 मिल जाएगा। तो ये गुणा करना इधर भाग में लेके जाओगे तो 11 से 11 कट जाएगा। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये आपका माइनस का 30 आके इधर प्लस कर, 30 में 28 ग्राम कितना है? 30 में 28 ग्राम कितना है? प्लस का माइनस का? अब दो के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 3 आ जाए, मध्य पद को 2 भागों में बांटे, ऐसे तो करते थे। 2 ही कम 2 और 1 3, 2 प्लस 1 लिख देंगे, हल कर लेंगे। लेकिन ये है द्विघात से। अब यहाँ पर हम इसे मध्य पद को 2 भागों में विभाजित ना करके द्विघात सूत्र से हल करें। कैसे हल होता है द्विघात सूत्र से? इसकी तुलना कर लो। किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करो। तुलना करोगे तो a का मान कितना आ गया? 1, b का मान -3 और c का मान। अब ये चेक करो कि क्या इसके मूल संभव है या नहीं। कोई बेकार में निकाले मूल, मान लो संभव ना हो तो कई सवाल ऐसे होते हैं। तो अब जो आप इस 10वीं कक्षा में सवाल को हल करेंगे वो हमेशा कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसकी तुलना इससे करी जाएगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ x की घात 2 का गुणांक 1 है और यहाँ x की 2 का गुणांक a है, तो a का मान कितना होगा? यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -3, तो b का मान -3 और अचर पर c है, यह 2 है, c बराबर। अब आप विभक्ति कर लीजिए। विभक्ति का d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 b का मान -3 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 2, 3 का वर्ग 9 -4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, इसका मान निकल आया। नहीं कोई दिक्कत? अब जब आपने यहाँ से d का मान निकाल लिया और d का मान कैसा है? धनात्मक है ऋणात्मक है? धनात्मक है। तो समीकरण के मूल कैसे होने चाहिए? वास्तविक। और कैसे होने चाहिए? समान या असमान? समान होंगे। समान तब होंगे जब d का मान विभक्तिकर का मान 0। अब विभक्तिकर का मान 0 नहीं है, विभक्तिकर का मान 1 है जो धनात्मक है, यानी 0 से बड़ा है, यानी विभक्तिकर का मान धनात्मक। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा असमान। तो हमें यहाँ इसके लक्षण तो बता रहे नहीं, हमें समीकरण हल करना है। लेकिन ये वाली स्थिति जिसमें समीकरण के मूल समान है और ये वाली स्थिति समीकरण के मूल असमान है, इन दोनों स्थितियों में कम से कम समीकरण के मूल निकल के तो आ रहे हैं। लेकिन ये वाली स्थिति जिसमें d का मान ऋणात्मक है उसमें समीकरण के वास्तविक मूल संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब समीकरण को आगे हल नहीं किया। यानी अगर विभक्तिकर ऋणात्मक आ जाएगा तो समीकरण को आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन लिख कर समीकरण के मूल संभव नहीं। यहाँ बताओ संभव है या नहीं? d का मान +1 आया है, इस समीकरण के मूल संभव है या नहीं? है या नहीं? एक कैसा है? धनात्मक है ऋणात्मक? धनात्मक होने की स्थिति में समीकरण के मूल संभव है या नहीं? देख के बताओ। अरे संभव का मतलब समझते हो? संभव समझते हो? संभव का मतलब है कि निकल के आएंगे। तो जब समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है, इसका मतलब समीकरण के मूल निकल सकते हैं। और जब समीकरण के मूल संभव ही नहीं है तो निकलेंगे भी नहीं। यानी आप जो द्विघात सूत्र है समीकरण के मूल निकालने का फार्मूला, ये तभी लगाएंगे जब d का मान या तो 0 होगा या धनात्मक। ऋणात्मक अगर होगा तो कहोगे भाई ये d का मान ऋणात्मक है, समीकरण के मूल संभव। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं या नहीं लगाएं? लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि विभक्तिकर का मान ऋणात्मक। तो आप कहेंगे d बराबर, d कैसा है? ऋणात्मक है, अतः समीकरण के मूल संभव।
बटे 2 गुणा ए का मान कितना है? तो एक बार प्लस का निशान ले लेंगे और एक बार माइनस। ये आ रहा है x बराबर 3 प्लस माइनस 1 बटे 2। तो x बराबर 3 प्लस 1 बटे 2 या x बराबर 3 माइनस 1, यानी x बराबर 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग दो, या x बराबर 2 बटे 2, 2 दूनी को 2 का यहाँ आएगा 4 बटे 2 निकाल के निकालते 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 या x बराबर 1 अतः दी गई समीकरण के हल कौन कौन है? 2 तथा 1। समझ आए? अरे समझ आया? नहीं आया? एक बार और बता दें। ये सवाल था, इसका एचएम लेने का तरीका दोनों को हर, ये दोनों अंश और हर है, दोनों के हर की गुणा करके लिख दो। दोनों को गुणा करके लिख दिया, इसको यहाँ गुणा कर दिया और इसको यहाँ गुणा करके लिख दिया, बीच का निशान ऐसे कर। अब ब्रैकेट खोल लो, दोनों के नाम बदल जाए, x से x कट जाएगा क्योंकि x माइनस x 0 हुआ, -7 -4 समान निशान है, -11 होगा, फिर से गुणा हो गई, 11 से 11 कट गया, 11 के 11, -30 इधर आके +30 हो गया और 30 में से 2 ये 2 में। अब मैं चाहता तो इससे मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके भी हल कर सकता था, वो मैंने किया भी। कैसे होता है वो मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके? देखो ये सवाल था x² - 3x + 2 बराबर, तो x² - 2x - x + 2 लिख दिया, x कॉमन ले लो, x - 2 -1 कॉमन ले लो, x - 2, x - 2 कॉमन ले लो, x - 1 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0, x बराबर 2 या x बराबर 0। इस तरह से 3-4 लाइनों में ही इसका उत्तर आ जाता है, जो हमने यहाँ पर पूरा करा। क्यों किया हमने? एक तो हमने विभक्ति का निकालना सीख लिया, कैसे निकलता है विभक्ति का? b² - 4ac, b का मान रखो, a का मान रखो, c का मान रखो और ये विभक्ति। कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में केवल कहता है कि द्विघात समीकरण का विभक्तिकर निकालो, तो विभक्तिकर के लिए इसकी तुलना किससे करेंगे? x² + bx + c समीकरण की तुलना कर लो, a b c निकल आएंगे, और विभक्तिकर का सूत्र लिखो b² - 4ac और मान लगा दो। और अगर विभक्तिकर धनात्मक या 0 आता है